Hello students, welcome back to online classes. I'm your social study faculty Anu Sharma. लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। इसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। जैसे सोशल फैक्टर है, मिलिट्री फैक्टर है, और किन कारणों से जो विद्रोह तुरंत भड़क गया, और इस विद्रोह में जो जितने भी शासक थे, जैसे दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, इन शासकों ने भी क्या कर दिया, विद्रोह को समर्थन दिया और विद्रोह में भाग लिया, ठीक है। और भी अदर्स जो एरियाज थे वहाँ पे भी विद्रोह हुए हैं, और उन सब ने क्या किया, विद्रोह में भाग लिया। अब जो अंग्रेजी सरकार थी उसने किस तरीके से इस विद्रोह का को दबाया, ठीक है। अब हम इसके बारे में बढ़ेंगे। इसमें ये कहा गया कि जो एक सीरियस रिवॉल्ट, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमें आज़ादी है वो पहले ये विद्रोह यानी 2 बार भीषण विद्रोह हुए, ठीक है। लेकिन हमें जो आज़ादी है, जब गांधी जी के टाइम पे जो विद्रोह हुआ, उसके टाइम पे हमें आज़ादी मिली थी। पहले जब शासकों ने, जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने जब विद्रोह किया था तो उन्हें तो इन्हें इन अंग्रेजों ने चालबाजियों से हरा दिया था, ठीक है। यानी धोखा देकर या जाल साजी से उनको वो युद्धों में हरा दिया और फिर से इस विद्रोह को दबा दिया था। The serious nature of revolt came as a shock to the British their effort to regain in the end of 1857। कह रहे कि बहुत एक सीरियस प्रकृति का जो विद्रोह था वो ब्रिटिशों को फेस करना पड़ा था 1857 के दौरान। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उन्होंने बहुत सारी जो टेरिटरीज थी उनको लूज़ करना शुरू कर दिया था, यानी उनके हाथ से चले जा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने 1858 में इस विद्रोह को क्या कर दिया, क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया। दिल्ली जो था एपिक सेंटर था रिवॉल्ट का, उसे रिकैप्चर कर लिया और रेड फोर्ट पे कब्जा कर लिया। कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, बहादुर शाह जफर वाज ट्राई टू ट्रीजन, रेबेलिशन एंड मर्डर। और बहादुर शाह जफर जिन्होंने क्या किया था, कोशिश की थी विद्रोह करने की या खिलाफत करने की, उनका क्या कर दिया गया, वहाँ पर मर्डर करवा दिया गया। उसके बाद he has banished to Rangoon where he died in 1862। कह रहे कि रंगून में 1862 में उन्हें मरा हुआ पाया गया। वहाँ पर उनके जो बेटे थे उनका भी काबली गेट पर क्या कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था, और इसलिए उसे खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं। इसके बाद जो पीपल ऑफ दिल्ली वर लूटेड एंड द मास्केड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। जो दिल्ली के लोग थे उनको बहुत बुरी तरीके से लूटा गया और हत्याएं की गई ब्रिटिश फोर्सेस द्वारा। इसके बाद नाना साहब भी जो थे वो कानपुर में हार गए थे और वो सुरक्षित रूप से नेपाल भाग गए थे। अब जो बेगम ऑफ अवध थी वो भी हार गई थी, लेकिन इन ब्रिटिशों ने उन्हें कैप्चर कर लिया था लखनऊ में। और अदर जो भी दूसरे लीडर्स थे जिन्होंने भाग लिया था, उन्हें 1859 में उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे, और उन सभी जगहों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा दोबारा बना लिया था। अब रीज़न क्या थे इस रिवॉल्ट्स की फेलियर के, क्या रीज़न रहे होंगे जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हुआ। सबसे पहला, रिवॉल्ट वाज कन्फाइंड टू एंड ओनली अ फ्यू एरिया एंड डिड नॉट स्प्रेड ऑल द पार्ट। पहला रीज़न ये है कि जो विद्रोह थे वो छोटी छोटी जगहों पर हुए, और ये जो विद्रोह है वो हर जगह फैल नहीं पाया, और छोटी छोटी जगहों पर एक अलग अलग विद्रोह होने की वजह से ये जो अंग्रेज थे उन्हें आसानी से उन्होंने उसको क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, उसको दबा दिया। जैसे कि बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में, या साउथ इंडिया के कुछ भागों जो भाग थे वो क्या रहे इस विद्रोह से अनटच्ड रहे। तो ये रीज़न भी था, यानी जो उस समय के जो क्रांतिकारी थे वो क्या नहीं थे, संगठित नहीं थे, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों के लिए उनको उनको समाप्त करना क्या हो गया, आसान हो गया, इसलिए ये फेल हो गया। दूसरा, रिवॉल्ट डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब उस समय ये था कि जो विद्रोह था उसको हर सेक्शन, यानी हमारे समाज का हर सेक्शन जो है यानी भाग जो है वो इस विद्रोह को क्या नहीं कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था।
सिर्फ प्रिंसली ग्रुप लाइक अ चीफ ऑफ सिर्फ जो राजा महाराजा का जो ग्रुप था वही क्या कर रहा था, इस विद्रोह को सपोर्ट कर रहा था। बाकी जो लोग थे वो इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ ऐसे राजपूत जो ब्रिटिशों के लॉयल थे, वफादार थे, वो भी क्या नहीं कर रहे थे, इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से भी ये फेल हो गया। द रिबेल वर नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली एंड डिड नॉट हैव एनी प्लान टू रिप्लेस द ब्रिटिश। कह रहे कि जो विद्रोह था ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, और इस विद्रोह का जो प्लान था वो ये भी नहीं था कि वो क्या करते, ब्रिटिशों को इंडिया से भगा दे। तो इस वजह से भी ये फेल हो गया। In contrast to the leadership of the British, scholar have pointed out the rebel lacked strong leader to fall back on. उसके बाद जितने भी इतिहासकार हैं वो ये बात बताते हैं कि भाई ये उस समय का 1857 का विद्रोह इसलिए भी दबा दिया गया क्योंकि उस समय कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, कोई भी डायनेमिक ब्रेव पर्सनालिटी नहीं थी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, ये नाना साहब थे और भगत सिंह थे। ये कुछ ही लोग थे जिन्हें उन्होंने आराम से क्या कर दिया, उनको मरवा दिया और उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। मॉडर्न वेपन ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की फेलियर होने की वजह से भी ये रिवॉल्ट जो है मतलब ये विद्रोह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा थे वो तीर भालों और तलवारों से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास क्या थी, अंग्रेजों के पास गन थे, तोप्स थे। ठीक है, तो इस वजह से भी मॉडर्न वेपन और टेक्नोलॉजीज़ की वजह से भी हम क्या हो गए, हार गए थे। डिबेट एंड कंट्रोवर्सी ओवर द रिवॉल्ट। अब डिबेट और कंट्रोवर्सी की बात करते हैं कि विद्रोह में क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई। कह रही है द रिवॉल्ट जो है वो 1857 से 58 तक जारी रहा, और इस युद्ध ने डिबेट और कंट्रोवर्सी क्या कर दी थी, उठा दी थी। डिबेट होने लगी थी। ब्रिटिश राइटर्स जो थे वो कॉन्टीन्यूसली क्या करने लगे, इस विद्रोह के परिणामों को लिखने लगे। जैसे कि एनफील्ड राइफल है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा। दिस मीन द रिवॉल्ट वॉज कन्फर्म्ड ओनली अमंग द इंडियन सोल्जर्स। कह रहे कि इसका मतलब ये था, उन्होंने ये लिखा था कि ये जो विद्रोह था वो बस किसके द्वारा किया गया था, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके द्वारा किया गया था। इंडियन हिस्टोरियन हैव गैदर्ड एविडेंस टू क्लियरली शो दैट द अपराइजिंग वाज मच मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल। उस समय के जो भी जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने एविडेंस उठाया, मतलब ऐसे एविडेंस इकट्ठा किए जिनका क्लियरली जिन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में अब जो विद्रोह होगा वो और बड़ा होगा और शक्तिशाली होगा। इसीलिए बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, इतिहासकारकों ने इस विद्रोह को क्या नाम दिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद अदर स्कॉलर फील दैट द इज नॉट एंटायरली एक्यूरेट बिकॉज इंडिपेंडेंस वाज नॉट द गोल ऑफ द रिबेल। कह रहे कि ये कुछ जो स्कॉलर्स थे उनको ये भी फील हुआ कि ये जो विद्रोह हुआ इसका गोल ये नहीं था कि वो क्या चाहे, वो पूरी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो आज़ादी चाहे, इसलिए भी ये विद्रोह क्या हो गया, इसको दबाया जा सका। इंडिया वॉज नॉट प्रोक्लेम्ड एज अ नेशन इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड। कह रहे कि इंडिया जो है अभी तक इंडिया को एक राष्ट्र नहीं माना गया है इसलिए भी जो इंडिपेंडेंस है यानी आज़ादी है वो इसका क्या नहीं रहा है, मतलब उसे आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि उस समय जो थे ये छोटे छोटे राज्य जो हैं अलग अलग राजाओं के पास थे। जो इंडिया है, जैसे आज हम इंडिया देखते हैं वैसा इंडिया पहले नहीं था। तो इस रीज़न से भी मतलब जो राजा थे वो अपने आप में संगठित नहीं थे। तो जब हम अलग अलग रहते हैं तो कोई भी हमें क्या कर लेता, आसानी से तोड़ लेता। तो हुआ भी वही। द लॉयल्टी ऑफ द सिपाही ले विद द प्रोविजनल किंगडम एंड दैट दे बिलोंग टू। अब जितने भी सिपाही होते थे उनका बस वो सिर्फ वफादार होते थे अपने साम्राज्य का, अपने राजा का। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, ये विद्रोह को आराम से क्या कर लिया गया, तोड़ लिया गया, दबा दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट। अब इसका मतलब ये जो विद्रोह हुआ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा।
रिवॉल्ट लेड टू द एंड ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। अब इस विद्रोह की वजह से जो कंपनी जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन करती थी उसके शासन को ख़त्म कर दिया गया। और अब क्या लगा दिया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा दिया गया 1858, जिसमें कंपनी यानी इस एक्ट के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे रद्द कर दिया गया। और अब जितना भी शासन इंडिया का जो प्रशासन है वो किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश की रानी के हाथ में चला गया। इंडिया ऑफिस वाज क्रिएट टू हैंडल द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब इंडिया का ऑफिस मतलब इंडिया में ऑफिस क्रिएट किए गए जो क्या करेंगे, जो गवर्न करेंगे या प्रशासन चलाएंगे, यानी इंडिया की कंट्री का प्रशासन चलाएंगे। The head of the department was the secretary of the state, who was also given the responsibility of the formulation of the policy or for India. स्टेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए, हेड डिपार्टमेंट्स बनाए गए जिनको जिम्मेदारियां दी गई नीति बनाने के लिए इंडिया के लिए। गवर्नर जनरल हैंसफोर्थ बी कॉल्ड द वाइजरी एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी। कह रहे कि गवर्नर जनरल बनाए गए जिन्हें वाइसरी कहा गया, जिनका काम था कि वो जितनी भी पॉलिसीज बनाए उनको इम्प्लीमेंट करवाए। After the transfer of governing of India to the Crown, Queen Victoria issued a proclamation having detail of the principle under which she intend to administrate the country. कह रही कि जब इंडिया का जो शासन है वो इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया तो ये क्लेम किया गया कि अब जितने भी प्रिंसिपल्स बनेंगे, सिद्धांत बनेंगे, इस शासन को मतलब इंडिया को चलाने के लिए वो किसके द्वारा चलेंगे, जो क्राउन क्वीन है विक्टोरिया उसके हिसाब से चलेंगे। तो जो क्राउन क्वीन थी उसने प्रॉमिस किया कि भाई वो कोई भी धार्मिक टॉलरेंस नहीं करेंगी और ना ही किसी के रीति रिवाजों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करेंगी। द राइट ऑफ इंडियन रूलर्स वर रिकॉग्नाइज्ड। जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनके अधिकार को वो पहचाना जाएगा, उनके अधिकार उन्हें दिए जाएंगे। दे वर आल्सो एश्योर्ड दैट देयर वुड बी नो मोर एक्सेशन ऑफ देयर लैंड। और उन्हें ये भी प्रॉमिस किया गया कि अब उनकी ज़मीनों को हड़पा नहीं जाएगा। मिलिट्री रिकॉग्नाइजेशन वाज अरेंज्ड टू एंड द डोमिनेंस ऑफ द बंगाल आर्मी। मिलिट्रीज बनाई गई, मतलब मिलिट्रीज बनाई गई जिन्होंने बंगाल आर्मी की जो डोमिनेंस था उसको ख़त्म किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडियन सोल्जर वर इंक्रीज्ड। इंडियन सोल्जर्स जो थे यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन सोल्जर का जो रेशियो था उसे इंक्रीज़ किया गया। ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश कंटिन्यू थ्रू द लोकलाइज्ड रिवॉल्ट इन द 19th सेंचुरी। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो विद्रोह था वो कॉन्टिन्यूसली ही होता रहा 19th सेंचुरी तक। और द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंटिन्यू टू इंस्पायर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड मेड देम क्रेव फॉर लिबराइजेशन फ्रॉम फॉरेन रूल। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के बाद जो लोगों की जो इमेजिनेशन थी वो कंटिन्यू रही और उनका जो चाह थी यानी उनकी जो सोच थी कि भाई उन्हें क्या चाहिए, विदेशी ही ताकतों से आज़ादी चाहिए, उसको और हवा मिलती गई। द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑल्सो पेव द वे ऑफ द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। कह रहे कि इस विद्रोह के कारण ही ये जो भारतीय थे उनमें ये राष्ट्रवादिता जागी, यानी नेशनलिज्म जो है वो जागी और लोग संगठित होते चले गए और विदेशी यानी फॉरेन रूल से आज़ादी पाने की चाह करने लगे। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। सो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एज़ यूजुअल एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, यानी ये बुक वर्क आपको खुद करना है। ठीक है। 1 वर्ड के क्वेश्चंस आपको खुद करना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम जो क्वेश्चन आंसर्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है हु वाज मंगल पांडे एंड व्हाट वाज द रूल ऑफ मंगल पांडे इन द रिवॉल्ट। ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले पेज नंबर है ये अराउंड, कौन सा पेज नंबर है, ओके ये पेज नंबर है 50। ठीक है 50 और टॉपिक है ये इमीडिएट कॉज, पैरा है 2nd और लाइन है ये लगभग 6th।
मंगल पांडे आ सोल्जर, यहाँ से लेकर आपको ये पूरा लिखना है, एंड सेफ गार्ड देयर रिलीजन। इसके बाद देयर रिलीजन के बाद भी लिखना है आपको, द फॉलोइंग द इंसिडेंट्स ऑफ मंगल पांडे एक्सक्यूजन ऑफ, ये सारा का सारा यहाँ तक इंडियन पावर तक आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका F1 का आंसर है। ओके, आगे चलते हैं F2। ओके, इसके बाद F2 जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाउ डिड ब्रिटिश हर्ट द रिलीजन स्टेटमेंट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। तो रिलीजन सेंटिमेंट जो है पीपल की, वो कैसे हर्ट किए उन्होंने। तो इसके लिए आ जाइए, सबसे पहले रिलीजन फैक्टर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा रिलीजन फैक्टर, द मैनी इंडियन केम टू द बिलीफ से लेकर ये पूरा पैरा पीपल तक, ये आपका F2 का आंसर है। ये F2 का आंसर नहीं है, इमीडिएट कॉज वाला F2 का आंसर नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, F3 आ जाते हैं, जो टॉपिक है झांसी का, वो द मूवमेंट एट द झांसी वाज लेड से लेकर ये बैटल ऑफ द ग्वालियर तक, ये आपका F3 का आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं F4 पर। F4 पर पूछा गया था कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। तो ये सारे के सारे जो जितने भी कितने हैं 5 पॉइंट्स हैं, ये सारे लिखने आपके कहाँ से, द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट से लेकर। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं 5th, इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से लिखना है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर ये पूरा पैरा लिखना है नेशनलिज्म इन इंडिया तक। चाहो तो आप इसमें पॉइंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। गुड बाय, टेक केयर।